दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। लोकसभा चुनाव का तीसरा पड़ाव हम लोग पार कर चुके हैं और चौथे पड़ाव की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहीं झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर हम चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट वो सीट जो लगभग अमूमन बीजेपी के पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आती रही है। एक लंबा खासा कार्यकाल बीजेपी के सांसदों का इस पर रहा है। अब बात करते हैं सीट पर चुनाव दिलचस्प क्यों हो रहा है। झांसी का चुनाव दिलचस्प इसलिए होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि गठबंधन का चेहरा बने हैं प्रदीप जैनादित्य। पूर्व मंत्री प्रदीप जैनादित्य को कांग्रेस ने चेहरा बनाया है और कांग्रेस ने चेहरा जब से प्रदीप जैनादित्य को बनाया है, इस चुनाव पर सबकी नज़र बन गई है, या कहें कि जो झांसी का चुनाव है वो चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार अनुराग शर्मा पर भरोसा किया गया है, दूसरी बार उन्हें मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग शर्मा को चेहरा बनाया है। दोनों ही अपना कद रखते हैं, अपना एक दबदबा रखते हैं और उसी दबदबे के सहारे इस चुनाव में वो लोग हैं। एक तरफ राम मंदिर और जो पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कामकाज किए हैं, उस कामकाज के दम पर अनुराग शर्मा इस चुनावी कैंपेन में लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और अपनी एक सक्रिय भूमिका इस पूरे चुनाव में देखने को उनकी मिल रही। जो पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो इस चुनाव में सक्रिय हैं और पूरे परिवार के साथ, पूरे धनबल के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा। तो प्रदीप जैनादित्य की भी अगर हम बात करते हैं तो पिछले 9 साल में वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय रहे हैं और लगातार उनके चुनाव हारने के बावजूद भी वो लोगों को छोड़कर नहीं गए, ना लोगों के बीच से गए। हर बड़े मुद्दे पर वो कहीं ना कहीं खड़े नजर आए। हो सकता है कि वो अमूमन जो स्थानीय नेता हैं उनके खिलाफ नहीं बोले हों, या ये भी हो सकता है कि व्यक्तिगत संबंध जब इन नेताओं के आड़े आते हैं तो वहाँ व्यक्तिगत तौर पर वो नहीं बोलते हैं, लेकिन लोगों के साथ वो खड़े नजर आए। इसीलिए इस समय लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब से प्रदीप जैनादित्य चेहरा बने हैं चुनाव में दम आ गई है, वरना एक तरफा चुनाव बीजेपी के फेवर में जा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है कि कुछ चुनाव परिणाम जो ऐसे हैं कि जिसको टिकट मिल गई उसको जीतना लगभग तय है। अमूमन जो बुंदेलखंड का बेल्ट है, या कहें कि जो यूपी में जो या मध्य प्रदेश में जो क्रेज है वो अलग देखने को हम लोगों को मिलता है। लेकिन प्रदीप जैनादित्य के चेहरा बनाए जाने की वजह से सीट कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। जो राजनीतिक लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभी इस सब कहने में थोड़ी जल्दबाजी होगी, चूंकि तमाम लोग इस समय अपनी चुनावी कैंपेन में आगे बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी या कहें कि अनुराग शर्मा की अकलमंदी कहें, दूरदृष्टि कहें, उन्होंने समय से पहले चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दी थी और जब से लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और लगातार सक्रिय हैं। उनके बच्ची भी जो हैं वो भी लगातार सक्रिय हैं, उनकी पत्नी वो सक्रिय है। पूरा शर्मा परिवार इस समय चुनावी मैदान में है और पुराने जो भी लोग हैं वो जितने भी जहाँ जिनका जैसा परिचय है वो लोगों के बीच में अब जा रहे हैं। प्लस जो 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कामकाज किए हैं, मोदी सरकार ने कामकाज किए हैं, उस काम की उपलब्धियों पर अब चर्चा की जा रही। तो विपक्ष अनुराग शर्मा को घेरने के लिए तमाम बातें भी करने लगा है कि चूंकि जिस प्रकार से इस समय जो केंद्र की राजनीति है, या कहेंगे मोदी की राजनीति है, उस पर भी लगातार विपक्ष टारगेट कर रहा है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि प्रदीप जैनादित्य अमूमन एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, ना अनुराग उनके खिलाफ बोले, ना प्रदीप जैन अनुराग के खिलाफ बोले, लेकिन पहली बार प्रदीप जैनादित्य ने अनुराग शर्मा सांसद के इनकम को लेकर बड़ी बातें की हैं और उसके बाद अब एक तरफा कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ बोलने की परंपरा आरंभ हो चुकी है। खासतौर पर प्रदीप जैनादित्य की तरफ से शुरुआत कहीं ना कहीं की जा चुकी है। अनुराग शर्मा अभी भी प्रदीप जैनादित्य के बारे में नाम लेके ना तो बोल रहे हैं, ना चर्चा कर रहे हैं। बस वो इतना जरूर कह रहे हैं कि जो हाथ का पंजा है वो साइकिल पर सवार है और साइकिल के जो लोग हैं, जो गुंडा हैं, जो गुंडा माफिया जो झांसी में गुंडागिर्दी हुई है उस पर वो लगातार टारगेट कर रहे हैं। तो हाथ का पंजा साइकिल पर सवार है तो कहीं ना कहीं पीछे जो गुंडागिर्दी हुई हैं उस पर वो लगातार अब बात अनुराग शर्मा अपनी चुनावी कैंपेनों में कर रहे हैं। अब चूंकि चुनाव में एकाएक प्रचार बहुत तेजी से बढ़ गया है, तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी, सांसद के साथ साथ जो विधायक हैं वो भी स्थानीय, सभी अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से भी तमाम उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया, स्थानीय नेताओं को उतार दिया। तो चारों तरफ से
दोनों पार्टियों की एक चुनावी कैंपेन पूरी लॉन्च हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। खासतौर से जो नेशनल मुद्दे उस पर ज़्यादा चर्चा की जा रही है, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन प्रदीप जैनादित्य लगातार स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे थे। चुनाव में केवल इसलिए दिलचस्पी ज़्यादा लोगों की हो रही है क्योंकि प्रदीप जैनादित्य का चेहरा है, और प्रदीप जैनादित्य का चेहरा होने के कारण जो लोगों के बीच में प्रदीप जैनादित्य की उपस्थिति रही है, सरल तरीके से उनकी उपस्थिति रही है। सुबह हैं, फ़ोन कर लो, बात हो जाएगी, तत्काल वो मिल भी लेंगे, जहाँ पर समस्या होगी वहाँ पहुँच जाएंगे, अमूमन लगातार लगे। तो वो एक लोगों को याद आ रही है प्रदीप जैनादित्य की। लेकिन अनुराग शर्मा की भी छवि कहीं से खराब नहीं है, और ना ही उसको लेके कोई उस पर ज़्यादा क्रिटिसाइज की जा सकती है। एक बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी अनुराग शर्मा लोगों के बीच में लगातार पहुंचने में कामयाब रहे हैं। उनके लोगों पर या उन पर किसी प्रकार के कोई बड़े भ्रष्टाचार के कोई आरोप इस प्रकार के सामने नहीं आए। सबसे बड़ी इनके कार्यकाल की उपलब्धि अगर माने तो किसी प्रकार की गुंडागिर्दी को इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया है। तो वहीं अमूमन पिछले 5 साल में जो शुरुआती चाहे 4.5 साल जो हुए हैं, 4.5 क्या, अभी केवल 3 महीने और 3 महीने का 1 महीने में प्रदीप जैनादित्य ने अनुराग शर्मा का नाम लेके बोलना आरंभ किया है। मतलब प्रदीप जैनादित्य जैसे नेता जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रदीप जैनादित्य जैसे नेता ये मानते थे कि अनुराग शर्मा ठीक ठाक व्यक्ति हैं। अब अलग बात हो गई, क्योंकि चुनाव सामने है, एक दूसरे के खिलाफ बोलना पड़ेगा तो बोल रहे हैं। लेकिन अनुराग शर्मा की खुद की छवि इतनी साफ है कि जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो गठबंधन के लीडर हो चाहे तमाम लीडर, वो सांसद के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, अभी भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो छवि है वो अनुराग शर्मा की अच्छी है, साफ छवि के हैं, लोगों के बीच में है। और भारतीय जनता पार्टी ने वो सब बड़े मुद्दों पर काम कहीं ना कहीं कराने में वो कामयाब भी रहे जो 9-10 साल में मुद्दे बने और उन पर प्रयास किया गया। बड़ा इन्वेस्टमेंट ललितपुर जिले के अंदर आया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे वो ये कहें कि जो ब्रिज हैं ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज उनके क्षेत्र में हो। पानी की समस्या पर बड़ा काम किया गया है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बड़ा काम किया गया है। तो उपलब्धियां हैं। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ललितपुर के अंदर खासतौर से सौर ऊर्जा प्लांट को लेके आया है। दूसरी चीज़, आगे जो चीज़ें चल रही हैं जैसे वर्ल्ड ड्रग पार्क, उस पर भी प्रयास किए जा रहे हैं और वो अमूमन फाइनल स्टेज की तरफ है। और जो आपका एयरपोर्ट है वो लगभग फाइनल स्टेज की तरफ है। एक बड़ा हब आगे ललितपुर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के तौर पर भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। जो लोकल के रिसोर्सेस हैं उस पर भी प्रयास किया जा रहा है, और चुनावी मुद्दा वो भी बन चुके हैं, चर्चा उस पर भी हो रही है। तो चुनाव जो है वो दिलचस्प होगा। उस दिलचस्प इसलिए है कि प्रदीप जैनादित्य की छवि साफ है, उस छवि के सहारे प्रदीप जैनादित्य आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि प्रदीप जैनादित्य के साथ जो पूरे लोग जुड़ रहे हैं, जो पिछले 20-25 साल में जो ललितपुर झांसी में गुंडागिर्दी जिन्हों के इशारों पर हुई है, यहाँ के लोगों के साथ शोषण हुआ है, दोहन हुआ है, वो क्या प्रदीप जैनादित्य को साथ उनके साथ घूमने से या उनके साथ चुनावी प्रचार कैंपेन चलाने से उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि लोग डर भय में रहे हैं उस शासन में, और उस शासन से बचने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ गए हैं। और जब से योगी सरकार जो प्रदेश में आई है, एक शांति सुकून का जो माहौल है वो देखने को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा भी बड़ी पैमाने पर कहीं ना कहीं अमन चैन सुकून के लिए भी प्रयास किए गए। गुंडागिर्दी कहीं ना कहीं शांति है। वह खासतौर से जो चुरकुटियाई गुंडागिर्दी है, वो भ्रष्टाचार पर हम चर्चा कर सकते हैं। माफियागिरी पे जो व्यापारिक माफिया हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा सक्रिय हैं। आजकल तो जो स्थिति है कि जो भी बड़ा माफिया है वो बीजेपी में तत्काल शामिल करा लो जा रहा हो, तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन जनता चूंकि डायरेक्ट कनेक्ट है, योजनाओं से कनेक्ट है, तो एक बीजेपी के प्रत्याशी को की दम है, मजबूती है। और तमाम चुनाव जो परिणाम आए हुए तमाम इस बार हम लोगों ने देखे कि माहौल ख़राब है। बाद में जब वोट खिले तो एक तरफा गिरे और सबकी आंखें दंग की दंग रह गई। तो कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में सरकारी योजनाएं पहुंची हैं, लोगों के बीच में जो लोग महसूस कर रहे हैं हर गांव मोहल्ले में अमन चैन सुकून, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूती से खड़ी है और वही लाभ कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आए। तमाम प्रदेशों के अलग समीकरण हो सकते हैं। यूपी में योगी राज के समीकरण कुछ अलग हैं, और जिस प्रकार से झांसी में पूर्व में तमाम नेताओं के संरक्षण में गुंडागिर्दियां की गई हैं, लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है, इसलिए लोग वो कालकार याद कर कर सहम जाते हैं और डर जाते हैं और बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार का चुनावी मुद्दा आगे बढ़ता है, क्या कैंपेन है, किस प्रकार के लोग चर्चा कर रहे हैं, सभी को लेकर हम आप लोगों के बीच
बीच में पहुंचने वाले और बड़े बड़े नेता ये चुनाव प्रचार में उतर, इनकी भी तनक चर्चा करवे के लाए हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 8-9 दिन लगातार झांसी के चुनाव पर हम जरूर चर्चा करें और लगातार चर्चा करें उन नेतन पे जो नेता तय के रहे हैं और 20-25 साल में जिन नेता राज करे उनके कार्यकाल की क्या उपलब्धि है और अब जनता के बीच में वे जा रहे तो की मौत से जा रहे, जो अभी तक हम लोग उन लोगों से पूछ लें, इसलिए चर्चा करी जाए। बीजेपी के सामने कांग्रेस को सबसे बड़ा चेहरा प्रदीप जैन आदित्य सामने आए हैं और चुनाव दिलचस्प अब झांसी को होत नजर आ रहा हो। बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेता, अनुराग शर्मा की जो मेहनत है देखे रही के साथ बड़े बड़े नेता हर दिन को ना को बड़ो नेता प्रचार करवे आ रहा, समर्थन मांगवे आ रहा है। तो जो भी सब देखवे हमें मिल रहा हो, खैर हमारे साथ बने रहो, जो हुई है सब तुम लोगों के बीच में आए। बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं एक दूसरे के बारे में जरूर सुन लियो, अच्छा लग रहा हो। नमस्कार।